अगला टॉपिक लिखो जी, दैट इज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। लिखिए इसके बारे में। इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, in a multi-programming environment, when there are resources in multi-programming environment, when there are resources which are shareable, to multiple processes, then the operating system has to synchronize the processes so that there is no deadlock, generated by the processes. No deadlock generated by the processes. Next point. The resources can be shared with multiple processes. The resources can be shared with multiple processes. Depends upon either they are preemptible or non-preemptible. Either they are preemptible or non-preemptible. For example, CPU is preemptible. But printer is non-preemptible. non-preemptible. तो हमने फर्स्ट लेक्चर में इसके रिगार्डिंग बात की थी कि जब मैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन करना चाहता हूं, मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स देना चाहता हूं। अब कौन से प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स दिया जाएगा, कौन सा प्रोसेस कौन सा रिसोर्स मांग रहा है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। दैट इज, जिस रिसोर्स को मैं देना चाहता हूं वो प्रीएम्प्टेबल है या नॉन प्रीएम्प्टेबल है। अगर तो मेरे सारे रिसोर्सेज जितने वो मुझसे मांग रहा है वो सारे प्रीएम्प्टेबल है तो कभी डेडलॉक नहीं होगा। आगे बात समझ? तो कभी डेडलॉक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रीएम्प्टेबल का मतलब ये हुआ, रिसोर्स के प्रीएम्प्टेबल का मतलब ये हुआ कि अगर P1 को मैंने CPU दे दिया, और मुझसे P2 भी मांग रहा है CPU, तो मैं P1 से हटाकर CPU किसको दे सकता हूं? क्या P1 का काम खत्म हो जाएगा? क्या P1 का काम खराब होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैं उसकी स्टेट जो भी होगी उसको सेव कर दूंगा और प्रॉपर्ली उसको प्रीएम्प्ट करके किसी और को दे सकता हूं। कोई P3 आ गया, देन इसकी प्रायोरिटी हाई आ गई, क्या करेंगे? दे सकते हैं ना, इसको फिर दे दिया, हटा सकते। डन है। अब यही केस होता प्रिंटर का कि मुझे P1 कह रहा था कि आप मुझे CPU भी दो और प्रिंटर भी दो, दोनों चाहिए मुझे, तब मैं अपना काम कर सकता हूं। P2 मुझसे सिर्फ CPU मांग रहा है, P3 मुझसे सिर्फ CPU मांग रहा है। तो सोचो कि अगर CPU अभी मैंने P3 को दे रखा है तो क्या ये प्रिंटर P1 को देने का फायदा है? क्यों नहीं है?
डेडलॉक हो जाएगा, डेडलॉक हो जाएगा, नहीं होगा, दे दो, कोई और मांग ही नहीं रहा, कोई और मांग ही नहीं रहा, किसको दे दें, P1 को दे दें। प्रॉब्लम तब आएगी ना जब मान लो P3 भी मुझसे प्रिंटर मांग ले, अब आएगी प्रॉब्लम। मैंने प्रिंटर P1 को दे दिया पर P3 भी मुझसे प्रिंटर मांग रहा, डन है, अब आएगी प्रॉब्लम कि नहीं आएगी? क्यों आएगी? प्रिंटर क्या मेरा नॉन प्रीएम्प्टेबल है, प्रॉब्लम आएगी हाँ या ना? नहीं आएगी भाई, CPU इज व्हाट, प्रीएम्प्टेबल। CPU क्या है मेरा, प्रीएम्प्टेबल है, ठीक है भाई, प्रिंटर में तुझे दे नहीं सकता, तो अभी तुझे कंटेक्ट स्विच करता हूं और CPU को दे देता हूं P1 को, कहाँ ही प्रॉब्लम? हायर प्रायोरिटी होने के बावजूद भी मैं उससे प्रीएम्प्ट करके किसी और को दे सकता हूं कि नहीं, दैट इज माय क्वेश्चन। क्या करूं मैं उस प्रायोरिटी का जो मुझे डेडलॉक तक ले जाए? आगे मेरी बात समझ की नहीं? यहां मेरे लिए प्रॉब्लम क्या है, यहां मेरे लिए सॉल्यूशन क्या होना चाहिए कि डेडलॉक ना हो। प्रायोरिटी के चक्कर में अगर मैंने डेडलॉक कर दिया तो प्रॉब्लम तो आ जाएगी ना, तो प्रायोरिटी को भी मैं बाईपास कर सकता हूं डिपेंड ऑन द कंडीशन। तो मेरे सामने आ गया, क्योंकि ये दोनों में से कोई एक नॉन प्रीएम्प्टेबल है और एक प्रीएम्प्टेबल है। प्रीएम्प्टेबल कौन है, नॉन प्रीएम्प्टेबल कौन है? तो अगर ये दोनों ही मेरे प्रीएम्प्टेबल हो तो कोई इशू है? दोनों प्रीएम्प्टेबल हो कोई इशू नहीं है, कैंसिल किया किसी और को दे दिया, अब दोनों ही नॉन प्रीएम्प्टेबल हो गए, अब इशू है। मतलब अगर CPU मेरा नॉन प्रीएम्प्टेबल होता और वो P3 के पास होता और दूसरा नॉन प्रीएम्प्टेबल मैंने किसी और को दे रखा होता तो प्रॉब्लम आती। डन हो गया? तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मुझे OS को मैनेज करना है कि मैं किसको क्या दूंगा। ठीक हो गया यहां तक ये? अब यहां पे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए मुझे समझना पड़ेगा पहले अपने रिसोर्स को। तो मैंने आपको क्या लिखवाया कि रिसोर्स या तो प्रीएम्प्टेबल होगा या नॉन प्रीएम्प्टेबल होगा। नेक्स्ट लिखिए, देयर कैन बी सिंगल इंस्टेंस ऑफ अ रिसोर्स, देयर कैन बी अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ अ रिसोर्स और देयर कैन बी मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ अ रिसोर्स। देयर कैन बी अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ अ रिसोर्स or there can be multiple instances of the resource. अब सिंगल इंस्टेंस का मतलब कि अगर मैं बताता हूं कि मेरे सामने मेरे पास एक प्रिंटर है तो एक ही प्रिंटर है, मतलब एक इंस्टेंस की बात कर रहा हूं। अब मैंने कहा कि मेरे पास एक मॉनिटर है बट मेरे पास दो मॉनिटर्स हैं, तो मैंने दो ऐसे लगा दिए, डॉट से लगा दिए, दो मॉनिटर बना दिए, इसका मतलब दो इंस्टेंसेस है। अब मुझसे कोई एक प्रोसेस एक मॉनिटर मांग रहा है, दे सकते हैं? कोई दूसरा प्रोसेस दूसरा मॉनिटर मांग रहा है, दे सकते हैं? आई कोई प्रॉब्लम? क्यों? मल्टीपल इंस्टेंसेस थे। तो आपको ये भी देखना है कि आपके पास जो रिसोर्स है उसका सिंगल इंस्टेंस है या उसके मल्टीपल इंस्टेंसेस है। आपके पास पूरे कंप्यूटर में मल्टीपल क्या क्या होता है? मल्टीपल क्या क्या होता? एवरी हार्डवेयर इज अ रिसोर्स। ऐसा कौन सा हार्डवेयर है जो मल्टीपल है? रैम मल्टीपल, रैम एक ही मानी जाती है चाहे आप उसे मल्टीपल स्टिक्स लगा दो, वो मेमोरी एक ही मानी जाएगी। सेकेंडरी स्टोरेज में आप हार्ड डिस्क लगा दोगे तो पार्टीशन अलग अलग हो जाएंगी। डन हो गया? और मल्टीपल क्या होता? पोर्ट्स तो इंटरफेस है ना, पोर्ट्स लेकर क्या करूंगा? डाटा ट्रांसफर नहीं हो सकता। कोई प्रोसेस कहेगा मुझे यूएसबी पोर्ट चाहिए, है क्या लगा यूएसबी पोर्ट पे? कुछ भी नहीं, तो कोई फायदा नहीं हुआ। और क्या होता है? मल्टीपल प्रिंटर हो सकते हैं, बिल्कुल सही, अगर अटैच कर लो तो मल्टीपल प्रिंटर हो सकते हैं, वरना मॉनिटर लगा सकते हैं मल्टीपल, वरना ऑलमोस्ट देखा जाए तो एक ही चीज होती है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो हमारे पास एक ही इंस्टेंस होता है सारे रिसोर्स का। बात समझ आ रही है? मतलब मल्टीपल तब हो सकते हैं जब मैं उसको लगाना चाहूं, अगर मैं ना लगाऊं तो मेरे डेडलॉक की कंडीशन और बढ़ जाएंगी। अब हर प्रोसेस को क्या चाहिए बताओ? हर प्रोसेस की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी? दैट इज CPU।
और CPU एक ही होता है। डेडलॉक उसकी वजह से भी आ सकता है। क्लियर हो गया? सेकंड क्या होता है? रैम। रैम चाहिए हर एक को। क्या हर एक को रैम मिल सकती है? ज़रूरी नहीं है। खाली होगी तो मिल जाएगी, नहीं होगी तो कहाँ जाएगा? वर्चुअल मेमोरी में, है ना। इसका मतलब कि आप कौन सा रिसोर्स मांग रहे हैं। आपका जैसे को हम एक जनरल टर्म में कहते हैं कि मेरा पीसी हैंग कर गया। क्या मतलब है इस वर्ड का? कि हैंग कर गया। अब आई डोंट थिंक लटक गया, आई डोंट थिंक पीसी लटक गया तुम्हारा। तो हैंग का मतलब क्या? ये एक जनरल स्लैंग है जो हम यूज करते हैं जब हमारा पीसी हमें लगता है कि नहीं चल रहा। रैम, ओके, हो सकता है आपकी रैम की प्रॉब्लम आ गई कोई। और तुम्हें कैसे पता कि सीपीयू नहीं चल रहा? समझाओगे जरा। या तुम्हें कैसे पता तुम्हारा कंप्यूटर नहीं चल रहा? रिस्पॉन्ड कर रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा। समझो ध्यान से, मैं तुम्हारा पीसी ऑन कर दूं पर मॉनिटर नहीं चल रहा, तुम्हें क्या लगेगा? हाँ, कभी नहीं ख्याल आया कि मॉनिटर खराब हो सकता है। पहले क्या ख्याल आएगा? कि तुम्हारा एग्जैक्टली ना लोगो दिखा, सिर्फ एक ब्लिंक कर रही है लाइट मॉनिटर की, तो मॉनिटर तो ऑन है, पर क्या पता डिस्प्ले उड़ गई हो। होता है फ़ोन के साथ? कभी हुआ तुम्हारे कि डिस्प्ले उड़ गई पर फ़ोन तो ऑन ही है, कॉल आ रही है, साउंड आ रही है, तो डिस्प्ले उड़ गई। तो डिस्प्ले उड़ गई और सपोज कोई साउंड ना आए तुम्हें, किसने कॉल ही नहीं किया, किसने मैसेज ही नहीं किया, तो तुम्हें क्या लगेगा? फ़ोन चल ही नहीं रहा। मतलब तुम्हारे लिए एक इंटरफेस है ना मॉनिटर, जब तक मॉनिटर में ना दिखे तुम्हें लगेगा चलेगा ही नहीं, है ना। अब तुमने एक विंडो को मिनिमाइज किया, वो मिनिमाइज हुई नहीं, तो क्या लगेगा? कि मेरा पीसी हैंग कर गया। तो क्या करते हो? पहले से माउस हिलाते हो, हिलाते हो ना, कि पॉइंटर हिला तो मतलब चल तो रहा है, माउस भी हिलना बंद हो गया। अब कंट्रोल और डिलीट कीबोर्ड, वो भी नहीं चल रहा। अब क्या होगा? पीसी हैंग कर गया, बेचारा काम कर रहा होगा अंदर, इतनी सारी तुमने कमांड दे दी उसके हैंग होने के बाद, वो भी क्यू में लग चुकी हैं, पहले पिछली नहीं एग्जीक्यूट हुई, 4 कमांड तुमने और दे दी, और फिर एक्सपेक्ट करते हो वो भी चलें, और तुम्हारी पेशेंस 5 सेकंड की, नहीं चल रहा। तो अब तुमने 50 पेज की वर्ड फाइल बनाई खुद, प्रैक्टिकल फाइल, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं की, सेव करना भूल गए थे, और उसके बाद ये ऐसी कंडीशन हो गई कि मिनिमाइज नहीं हो रहा, कंट्रोल और डिलीट नहीं हो रहा, माउस नहीं हिल रहा, क्या करोगे? हाँ, पेशेंस आ गई तुम्हारी, क्योंकि सर काम किया हुआ है ना। मेरे ऐसा इंसान तब भी रीस्टार्ट कर देगा, क्योंकि मुझे पता है वर्ड में एक ऑटो सेव की ऑप्शन भी होती है। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, 20 साल पुरानी थोड़ा बात कर रहा हूँ तुमसे, तो अभी बात कर रहा हूँ ना। मेरे ऐसे इंसान तो ऑटो सेव ऑन ही करके रखेगा, तुम्हारी तरह थोड़ा हूँ मैं, राइट। तो इन दैट केस अगर मैं वो सारी ऑप्शन का इस्तेमाल करके यूज कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? अच्छे लास्ट के 2-3 प्रोग्राम्स होंगे, लास्ट 2-3 शीट होंगी, वो हट जाएंगी, पर मेरा टाइम प्रीशियस है राइट नाउ, और मुझे पता ऑटो सेव की ऑप्शन रिकवरी की होगी उसने, तो देन आई कैन स्विच ऑफ द पीसी और दोबारा शुरू कर सकता हूं। मतलब कहीं ना कहीं क्या पता डेडलॉक हो रहा था, वो उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, बट अब यूजर की पेशेंस के कारण तुमने सब कुछ ओएस को खराब कर दिया, तो ओएस फिर से रीस्टार्ट हो गया। उसके लिए तो बहुत अच्छा काम हो गया ना, डेडलॉक रिकवरी कर दी तुमने, सारे प्रोसेस ही टर्मिनेट कर दिए, डन हो गया। पर इसका नुकसान क्या हुआ? जिस प्रोसेस ने जितना काम किया था वो भी सारा हट जाएगा। क्लैरिटी हो गई? तो यहां पे 2 टर्म आती है जब हम रिसोर्स और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की बात करते हैं, कि अगर मैं अपने प्रोसेसेस को एक अच्छे सीक्वेंस में रिसोर्सेज एलोकेट करूं, जो वो मांग रहा है, जितना मैं दे सकता हूं उसको मैं आराम से दूं, वो रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, वो अगला मांग लेगा, फिर वो अगला मांग लेगा, फिर वो अगला मांग लेगा। अब तुम ये पढ़ते हो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर कि अगर एक P1 ने
P1 ने एक रिसोर्स मांगा, रिसोर्स 1, और तुमने इसको दे दिया। और P1 ने एक मॉनिटर मांगा, ये मॉनिटर किसी और को दे रखा है, तो एक मॉनिटर इसने मांग लिया, तुमने ये मॉनिटर दे दिया। कोई डेडलॉक, कोई प्रॉब्लम? क्यों? क्योंकि P1 को दोनों रिसोर्स मिल गए। होगी क्लैरिटी? अब यहाँ पे एक तीसरा रिसोर्स आ गया, इसको कोई R3 नाम दे देते हैं, और R3 ऑलरेडी किसको दे रखा है? किसी और प्रोसेस को दे रखा है, और अब ये भी मांग रहा है, एंड R3 इज नॉन प्रीएम्प्टेबल। तो क्या P3 छोड़ देगा इसको? एग्रीमेंट पूरी करेगा ना, क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टेबल है। चाहते हुए मैं भी उससे नहीं ले सकता। क्यों? तो यहां पे ना प्रोसेस की ईगो नहीं है कि मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, यहां प्रॉब्लम है रिसोर्स की। रिसोर्स इज नॉट प्रीएम्प्टेबल। जब तक काम खत्म नहीं होगा वो उसको एग्जैक्टली रिलीव नहीं कर सकता। डन हो गया? और मुझसे P3 क्या मांग रहा है? मुझसे P3 मांग रहा है एक मॉनिटर। अब मॉनिटर भी मानो नॉन प्रीएम्प्टेबल, R3 भी नॉन प्रीएम्प्टेबल। अब डेडलॉक है? अब देखो डेडलॉक है पक्का? क्यों नहीं है? हाँ, तो मैंने P2 नहीं देखा ना वहां पे कहीं ने। P2 काम खत्म कर सकता है और फिर क्या कर सकता है? छोड़ सकता है रिसोर्स, वो किसको मिल जाएगा? और फिर P3 काम खत्म किसको मिलेगा? और P1 मेरा काम खत्म कर देगा। डन हो गया यहां तक ये? अब जो मेरा एग्जैक्टली P2 है वो P2 मांग रहा है R1। अब डेडलॉक है, या इसको सॉल्व किया जा सकता है या रिजॉल्व किया जा सकता है। तीनों रिसोर्स मेरे नॉन प्रीएम्प्टेबल है, R1 भी, मॉनिटर भी और R3 भी, तीनों नॉन प्रीएम्प्टेबल है। इनमें से कोई भी प्रीएम्प्टेबल नहीं है। तो तुम जो पढ़ते हो सारा डेडलॉक में, वो ये पढ़ते हो कि सारे रिसोर्स जिससे तुम डील कर रहे हो दे आर नॉन प्रीएम्प्टेबल। बात समझ आ गई? तो बात एग्जैक्टली प्रोसेस की है ही नहीं है, बात है रिसोर्स की। क्या रिसोर्स को प्रीएम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इफ दे आर प्रीएम्प्टेबल डेडलॉक कभी नहीं होगा, बट सारे रिसोर्स प्रीएम्प्टेबल नहीं होते, सम आर नॉन प्रीएम्प्टेबल। तो जब तुम्हें लिखते ना हैंग हो गया, तो क्यों हुआ? क्योंकि सीपीयू भी प्रोसेस कर रहा है, ओएस कंटेक्स्ट स्विचिंग कर रहा है। कंटेक्स्ट स्विच करेगा तो सीपीयू को टाइम चाहिए। तुम्हें कोई चीज सामने तब नजर आती है काम करते हो जब मॉनिटर काम कर रहा होता है। क्या पता मॉनिटर अभी ग्राफिक्स रिफ्रेश नहीं कर पा रहा, टाइम चाहिए उसको रिफ्रेश करने में, तो तुम्हें क्या लगेगा? पीसी क्या हो गया? हैंग हो गया। हाँ है ना? तुम्हें लगेगा पीसी क्या हो गया? हैंग हो गया। तो पढ़ते हो मॉनिटर का अपना एक रिफ्रेश रेट होता है। क्या होता है रिफ्रेश रेट? कितनी देर में वो स्क्रीन की पूरा स्क्रीन को रिफ्रेश करता है। और स्क्रीन को रिफ्रेश करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि तुम बार बार विंडो चेंज करते हो। जो गेमर्स होते हैं उनको वो स्क्रीन चाहिए जिसका रिफ्रेश रेट बहुत तेज हो, क्योंकि एनिमेशन में उसकी एक एक पिक्सल चेंज होता है, और एक एक पिक्सल पे बार बार क्या होगी? स्क्रीन रिफ्रेश की जाएगी। जब पूरी स्क्रीन रिफ्रेश की जाएगी तब जाके उसको कोई आउटपुट नजर आती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये चीज यहां पे एप्लीकेबल है जब मैं प्रोसेस और रिसोर्स की बात कर रहा हूं। मुझे सिंक्रोनाइजेशन इसलिए करना है क्योंकि मेरे रिसोर्स प्रीएम्प्टेबल हैं और मेरे रिसोर्स लिमिटेड हैं। अगर मेरे पास अनलिमिटेड रिसोर्स हो, मुझे सिंक्रोनाइज करने की जरूरत नहीं है। कोई भी रिसोर्स किसी को दे दूं, अपना काम करवा सकता हूं। पर जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना तुम्हें कि देख लो अपने पीसी पे कितने रिसोर्स लगे हुए हैं, इसके मल्टीपल इंस्टांसेस हैं, तुम्हें कोई याद ही नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हारी हर एक चीज एक ही लगी हुई है ना? रैम है तो रैम हम एक ही कंसिडर करते हैं। हार्ड डिस्क होगी तो मल्टीपल पार्टीशन कंसिडर कर रहे हैं, अगर मल्टीपल हार्ड डिस्क होंगी तो। मॉनिटर अगर लगाओगे, किसने 2 मॉनिटर लगा रखे हो घर पे? है कोई ऐसा? क्यों नहीं लगा रखा? क्योंकि सर एक मॉनिटर पे दिखता है हमें और एक ही स्क्रीन दिखनी है, और ज़्यादा हुआ तो स्क्रीन बड़ी लगा लेंगे और हाफ ऑफ डिवाइड कर देंगे, है ना? बट एग्जैक्टली जब आगे आके तुम प्रोजेक्ट्स बनाओगे, कई जगह पे तुम्हें डबल स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी। भाई स्क्रीन जितनी मर्जी बड़ी हो, कितनी पास से देख लोगे?
इस ये मॉनिटर, इतना बड़ा मॉनिटर दे दूँ तुम्हारे घर में, कितनी दूर से देखोगे? यहाँ से, ठीक है, इसको गर्दन ऐसे से करनी पड़ेगी, यहाँ दिखेगा वहाँ दिखेगा, पर अगर ये बैठा हुआ तो दिख रही है स्क्रीन अच्छे से, प्रॉपर दिख रहा है ना, तो ये देख सकता है। तो मुझे स्क्रीन छोटी चाहिए बट मल्टीपल चाहिए ताकि मैं उसको देख सकूँ पास में से। डन हो गया? पर ऐसा हम नॉर्मली नहीं लगाते घरों पे, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट हमारे पास क्या होता है, सिंगल इंस्टेंस ऑफ अ रिसोर्स, वी डोंट हैव मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ अ रिसोर्स। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? अब अगर मैं बात करता हूँ पूरे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की, तो हमें प्रोसेस में दिक्कत कहाँ पे आती है? क्या बताया मैंने, क्या दिक्कत आती है प्रोसेस की सिंक्रोनाइजेशन में? कि रिसोर्स लिमिटेड है और रिसोर्स नॉन प्रीएम्प्टेबल है, वहीं पे आएगी, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा, अगर मैं एक टर्म यूज करूं यहां पे, दैट इज नोन एज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अगर मैं हर प्रोसेस को हर रिसोर्स के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूड कर दूं, देन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ द डेडलॉक, आ सकता। ये अच्छी बात भी और ये बुरी बात भी है। अच्छी बात क्या है, एक तुम्हारे पास अपना अकाउंट है, इसको ऐसे देखो बेटा, तुम्हारा अकाउंट नंबर है, और तुम्हारा अकाउंट नंबर पर्सनल नहीं है, ये एक बिजनेस अकाउंट नंबर है। तुमने अपना बिजनेस एग्जैक्टली ओपन ऐसे किया हुआ है कि तुम्हारी शॉप भी है, तुम ऑनलाइन प्रोडक्ट भी बेचते हो, तुम 10 जगह तुम्हारे एग्जैक्टली काउंटर्स लगे हुए हैं, पर अकाउंट नंबर एक ही है जहां पैसा आता है। तो कितनी जगह से पैसा आ सकता है इसमें आ टाइम? कितनी जगह से पैसा आ सकता है आ टाइम? मल्टीपल आ सकता है। अगर मल्टीपल आ सकता है तो जब तुम्हें अकाउंट नंबर का बैलेंस चेक करना हो तो इसी का चेक करना पड़ेगा। मतलब तुम्हारा अकाउंट नंबर इज शेयरेबल टू द मल्टीपल प्रोसेसेस। ध्यान से देखो, ये सारे प्रोसेसेस हैं, है ना? तो जब तुम्हारा अकाउंट एग्जैक्टली अमाउंट क्रेडिट होती है, समझते हो क्रेडिट? जब पैसा आता है, तो जब पैसा आया तो मेरा बैलेंस जो भी था, जो भी मेरा बैलेंस था उसमें वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, और अगर गया पैसा तो क्या हो जाएगा? डिक्रीमेंट हो जाएगा। अब यहां पे जब पैसा आ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? पूरा एक ट्रांजैक्शन। क्या वर्ड यूज करते हैं? ट्रांजैक्शन। व्हाट इज ट्रांजैक्शन? डीबीएमएस पढ़ा है, ट्रांजैक्शन वर्ड पढ़ा है, उसमें क्या होता है? तो उस ट्रांजैक्शन में होता क्या? ट्रांजैक्शन सिर्फ पैसे की नहीं होती, ट्रांजैक्शन होती है कि मैंने यहां से कोई कमांड एग्जीक्यूट की, समझो इसको, मैंने यहां पे कमांड एग्जीक्यूट की, या मैं ये अकाउंट का बैलेंस जो है वो इंक्रीमेंट करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं इसके बैलेंस को रीड करूंगा। मैंने रीड किया x, जो ऑलरेडी बैलेंस है उसको रीड किया। रीड करने के बाद मैंने जो भी मेरी अमाउंट थी उस x में ऐड की, x प्लस समथिंग द y, और फिर मेरे पास वो जो वैल्यू थी वो x में आ गई। तो मेरे पास x में 100 रुपये पड़ा हुआ था, 100 में मेरे 200 और ऐड हो गए, तो अब x में क्या आ गया? 300 ऐड आ गया। अब 300 के बाद मैं इस x को राइट करूंगा। राइट x का मतलब क्या हुआ? ये x की वैल्यू दोबारा यहां पे रिफ्लेक्ट करेगी। ये कंप्लीट जो मेरे 4 ऑपरेशंस थे, दिस इज कॉल्ड वन ट्रांजैक्शन। जीपे वगैरह यूज किया, तुम्हारे यहां से पैसे कट गए और किसी और को नहीं पहुंचे, ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ? या डिले पहुंचा, थोड़ा डिले हो गया, नेटवर्क इशू भी होता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ 5 सेकंड का डिले हो गया ना? ये कई बार आएगा नेटवर्क आपका सर्वर बिजी है तो अभी हमारी अमाउंट नहीं आ सकती, पर तुम देखते हो तुम्हारे यहाँ तो क्रेडिट क्या हो गया? डेबिट हो गया, पैसे कट गए, तो क्या होगा? दुकानदार जाने देगा? जाने देगा? मेरे पास तो नहीं आए, तुम्हारे पैसे कटे हो, मुझे क्या मतलब? मेरे पास क्रेडिट नहीं हुआ, क्या करेंगे? मतलब ट्रांजैक्शन रीड किया, ऐड किया, ये भी हो गया, बट यहीं पे तुम्हारा ये ट्रांजैक्शन फेल हो गई, मेरे पास दोबारा नहीं आए। सब कुछ हुआ पर मेरे पास दोबारा नहीं आए। अगर मेरे पास पैसे दोबारा नहीं आए हैं, तुम्हारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई। क्या होना चाहिए स्टेज पे बताओ? ट्रांजैक्शन नहीं हुई क्या होना चाहिए?
मतलब जो पैसे मेरे यहाँ से गए वो पैसे मेरे पास वापस आ जाना चाहिए। इस टर्म को हम ट्रांजैक्शन में क्या कहते हैं, रोल बैक। क्या वर्ड यूज करते हैं, रोल बैक हो जाना चाहिए। या अगर ये पूरा हो जाए तो ये ट्रांजैक्शन सेव हो जानी चाहिए, नोन एज कमिट। या ये पूरी ट्रांजैक्शन मेरे पास आ जानी चाहिए थी, या तो वहीं से क्या होना चाहिए, रोल बैक होनी चाहिए थी। इसे कहते हैं ट्रांजैक्शन कंप्लीट होना। तो अगर तुम्हारे मल्टीपल जगह से प्रोसेसेस से आ रही है कोई चीज तो यहां रिसोर्स होगी। अब इस चीज को एक अंडरस्टैंड करो बड़े ध्यान से। मेरा बिजनेस है, मेरा अकाउंट नंबर है, 4 जगह से अपडेशन हो रही हैं। मैंने 4 जगह अपने क्यूआर कोड दे रखे हैं, 4 जगह से पैसा आएगा उस क्यूआर कोड के अंदर। कोई यहां भी कर रहा होगा, इधर भी कर रहा होगा, इधर भी कर रहा होगा, इधर भी कर रहा होगा। तो ये ट्रांजैक्शन सोचो कितनी फास्ट हो रही है कि चारों का से मुझे लगता है इकट्ठा ही पैसा आया। बात समझ आई? उसके लिए क्या तेज होना चाहिए, वो सर्वर जहां मेरा ये अकाउंट पड़ा हुआ है जल्दी वो प्रोसेस की ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करे, और यहां जो मेरा ये अकाउंट नंबर है दिस शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूडेड बाय ईच प्रोसेस एट अ टाइम। क्या मतलब है इसका, ये अकाउंट नंबर शेयरेबल टू ऑल प्रोसेस P1, P2, P3, P4। क्या ट्रांजैक्शन है मेरी, पहले वो रीड करेंगे, वैल्यू को ऐड करेंगे और फिर डाल देंगे दोबारा, यही करेंगे ना। तो मेरे पास अभी अकाउंट में पड़ा है जी 100 रुपए। अगर P4 इसको रीड कर रहा है तो P1, P2, P3 इसको रीड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले ये अपडेट होना चाहिए। 100 में 50 रुपये आ गए तो ये 150 होना चाहिए, और अब P1 रीड करेगा तो 100 करेगा, 150 करेगा, 150 करेगा, 100 थोड़ा ना करेगा। समझ आई बात की नहीं? इसका जब तक एक प्रोसेस यूज कर रहा है दूसरा उसको यूज नहीं करेगा, तीसरा उसको यूज नहीं करेगा, चौथा उसको यूज नहीं करेगा। तो मेरा वेरिएबल क्या शेयरेबल है? बिल्कुल शेयरेबल है, मल्टीपल प्रोसेस शेयर कर सकते हैं। बट एट अ टाइम अगर कोई एक प्रोसेस इसे डील कर रहा है तो दूसरा प्रोसेस क्या करेगा, वेट करेगा जब तक पहले प्रोसेस का काम खत्म नहीं हो जाता। आई मेरी बात समझ की नहीं आई? सोचो चारों प्रोसेस इकट्ठे रीड कर रहे हैं तो चारों क्या रीड करेंगे, 100 रुपये। अब इसने डाले 50 रुपये, इसने डाले 10 रुपये, उसने डाले 5 रुपये। जिसने बाद में डाले होंगे मेरे पास तो वही वैल्यू हो जाएगी, बाकियों का तो अपडेट हुई नहीं, क्योंकि क्या रीड किया था उन्होंने, 100 रुपये। और जो वो राइट करेंगे, वो कमिट करेंगे दोबारा, तो जो आखिरी ट्रांजैक्शन होगी वही आएगी मेरे पास। तो मेरे सारे पैसे गए जो बाकी उन्हें दिए। इसका मतलब मेरा वो जो दैट इज रिसोर्स है वो क्या होना चाहिए, शेयरेबल तो है पर इट शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूडेड। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? और ये काम तभी हो सकता है जब आप किसी मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो। ये मेरा वेरिएबल एक्स एक प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट कर रहा है, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल टास्किंग है, तो मैंने पहले ही कह दिया सिंगल टास्किंग में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम है ही नहीं। मल्टीटास्किंग में क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, प्रॉब्लम आएगी कि एक रिसोर्स मल्टीपल प्रोसेस मुझसे मांग रहे हैं। समझ आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा? अब मुझे बताओ कि प्रोग्राम वाइज जब P1 मुझसे x मांग रहा है तो P2 को मुझे क्या कर देना है, लॉक कर देना है। P2 को वेट कराने का मतलब क्या करना, लॉक कर देना। अब मैं उसको लॉक कैसे करूं, मैं P2 कैसे लॉक करूं? क्वेश्चन समझ लो पहले। समझ आया हाँ या ना? समझ आया हाँ या ना? राइट। अब कोडिंग देखो, एक P1 की कोडिंग है दैट इज टू रीड द वैल्यू ऑफ x। उसके बाद आई वांट कि मैं x मांग रहा हूँ, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि x में कोई वैल्यू इंक्रीमेंट करना, इसके बाद एग्जैक्टली मैं राइट करूँगा, इसके बाद मैं कमिट करूँगा। मतलब ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए बाय एनी ऑफ द प्रोसेस जब तक एक काम खत्म ना कर लें। बट हो क्या रहा है, P1 अलग चल रहा है,
P2 के अंदर भी ये कोडिंग लिखी हुई है, उसने भी यही काम करना है। तो अब P1 अगर ये एग्जीक्यूट कर रहा है तो हो सकता है ना P2 भी एग्जीक्यूट कर दे। कंटेक्स्ट स्विचिंग हो सकती है, हाँ या ना? मुझे इसी कंटेक्स्ट स्विचिंग को रोकना है कि अगर कंटेक्स्ट स्विच हो भी जाए तो P2 उसको एक्सेस ना कर पाए। तो वो एक सिंपल तरीके से कर सकता हूँ। वो तरीका ये है कि मैंने यहाँ पे एक लूप लगा दी। इस कोडिंग को समझना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में इसका एल्गोरिथम पढ़ेंगे पूरा। तो ये P1 है और P1 में मेरे पास आया x, मैंने एक लूप लगा दी, और लूप लगा दी मानो मैंने एक वेरिएबल ले लिया समथिंग s, कि अगर आपका s नॉट इक्वल्स टू 1 है, सेमीकोलन। अब क्वेश्चन ध्यान से समझना जो मैं बोलने वाला हूँ। s एक वेरिएबल अलग से लिया मैंने जो लॉकिंग अनलॉकिंग संभालेगा, ठीक हो गया। s नॉट इक्वल्स टू 1 का मतलब ये कब लूप से फॉल्स हो जाएगा? जब वैल्यू 1 होगी। जब वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो जब P2 इस लाइन इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है तो मैंने कह दिया जी P2 ने s को बना दिया दैट इज 0। क्या कर दिया? इसको 0 कर दिया। अब 0 के बाद ध्यान से सुनना, s 0 करने के बाद मैंने कोडिंग क्या लिखी है? दैट इज रीड x, इसके बाद लिखा है दैट इज x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, फिर लिखा है मैंने दैट इज राइट x, और फिर भी लिखा है मैंने दैट इज कमिट x। ठीक हो गया? ना यहाँ तक। अब सबसे पहले मानो तुम्हारा जो ये s है ना, s इज अ ग्लोबल वेरिएबल, s लोकल नहीं है इसका, इन दोनों का ग्लोबल वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैंने क्या रखी हुई है? 0। अब P1 आया, P1 ने यहाँ चलाया, इधर आ गया, वैल्यू क्या है इसकी? चलेगा ये? लूप चलेगी? लूप चलेगी तो ट्रू, ट्रू हुआ तो यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा, चलता रहेगा, आगे जाएगा। लॉक कर दिया मैंने इसको, लॉक कर दिया। अब मेरी लूप से जब तक बाहर नहीं निकलता वो अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। उतनी देर में जब P2 आएगा तो P2 पे सपोज मैंने कोई लॉक नहीं लगाया हुआ, तो क्या होगा? P2 काम करेगा, काम करके खत्म करेगा। खत्म करने के बाद मैंने P2 की एंड कोडिंग कर दी कि P2 की वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए, S की वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए। तो जब P2 काम करके खत्म करेगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो गई। जैसे ही S1 हुआ और अगर ये चला तो कंडीशन इज फॉल्स, यहां से बाहर आया, काम खत्म करेगा एंड इज फिनिश्ड। बात समझ आ रही है? क्लैरिटी हुई है? सुनो, जब मैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन करूंगा मल्टीपल प्रोसेस के बीच में, तो मैं कुछ ऐसा टेक्निक इस्तेमाल करूंगा कि मुझे बाकी सारे लॉक करने पड़ेंगे, एक को अनलॉक करना पड़ेगा, और जब एक आपका लॉक अनलॉक से बाहर जा रहा होगा तो वो उसे अनलॉक कर देगा ताकि बाकी उसे एग्जीक्यूट कर सके। आई थिंक क्लैरिटी है यहाँ तक। तो इससे आप क्या अचीव कर सकते हो? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन अचीव करोगे। अब अगर आपको प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन अचीव करनी है तो आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसका CUT में क्वेश्चन आया भी हुआ है, विच इज नोन एज सेमाफोर्स। ठीक है, क्या क्वेश्चन आया हुआ? दैट इज सेमाफोर्स। आपको सेमाफोर्स पढ़ने पड़ेंगे ताकि आप प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कर सकें। अब इसमें प्रॉब्लम है ना, एक प्रॉब्लम यह है कि सर जब तक P2 शुरू नहीं होगा P1 एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता। प्रॉब्लम है, जब तक P2 एग्जीक्यूट नहीं होता P1 एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि P2 अनलॉक कर रहा है, जाके P2 ही अनलॉक कर रहा है। तो मान लो अगर P2 एग्जैक्टली 10 सेकेंड बाद चलेगा तो P1 क्या वेट करता रहेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि कोडिंग ऐसी कर रखी है मैंने। तो यही चीज़ हम 1 बाय 1 इंप्रूव करेंगे एल्गोरिथम में, कि कैसे कैसे एल्गोरिथम बना और कैसे इसने काम करना शुरू किया। और सेमाफोर्स में जो सबसे पहला सेमाफोर पढ़ेंगे वो हम 2 प्रोसेस के लिए ही पढ़ेंगे, उसे कहते हैं बाइनरी सेमाफोर, कि सिर्फ 2 प्रोसेस की सिंक्रोनाइजेशन कैसे होगी, दैट इज नोन एज व्हाट? बाइनरी सेमाफोर। और अगर मल्टीपल प्रोसेस आ गए, 2 से ज़्यादा आ गए, तो उसे हम क्या कैसे करेंगे? काउंटिंग सेमाफोर के थ्रू। कैसे करेंगे अचीव? काउंटिंग सेमाफोर के थ्रू। तो अगर सिर्फ 2 प्रोसेस पे काम करना है, 2 प्रोसेस की सिंक्रोनाइजेशन पे काम करना है, देन वी नीड बाइनरी सेमाफोर।
2 से ज़्यादा हुए तो क्या करना पड़ेगा, काउंटिंग सेमाफोर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पर यहाँ पे कंसेप्ट क्या आया, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का। ज़रूरी है, करना चाहिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन कि नहीं करना चाहिए, बोलो। क्या कोई म्यूचुअल एक्सक्लूजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? समझ आ रहा है तुम्हें म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि मैंने किसी एक्स को एक्सक्लूसिव किसी प्रोसेस को दे दिया, जब तक ये एक्स इस प्रोसेस के पास है दूसरा प्रोसेस इस एक्स को यूज नहीं कर सकता। इसे कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। और क्यों करने की जरूरत है ऐसे? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करूंगा तो ये तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये कुछ और इंक्रीमेंट करेगा, ये कुछ और रीड करेगा, ये कुछ बाद में इंक्रीमेंट कर देगा, ये कोई पहले इंक्रीमेंट कर देगा, मेरी तो वैल्यू ठीक नहीं आएगी, है ना? तो मुझे सिंक्रोनाइजेशन चाहिए यहाँ पे, वरना प्रॉब्लम आएगी। जब भी याद है ना प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन वर्ड, ट्रैफिक लाइट याद कर लेना। ट्रैफिक लाइट सिंक्रोनाइज वे में चलती है या रैंडम है? अगर एक चल रहा है तो बाकी एग्जैक्टली 3 बंद होंगे, है ना? और अगर एग्जैक्टली मेरे सामने 2 चल रहे हैं, 2 रेड हैं, तो 2 ग्रीन भी हो सकते हैं, पर फिर 2 जो ग्रीन होंगे वो सेम रोड को यूज नहीं करेंगे, वो अलग अलग रोड यूज करेंगे, है ना? बस वो याद कर लेना। जब भी ये वर्ड आए ना दिमाग में, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज इक्वल्स टू ट्रैफिक लाइट जैसे काम कर रही है, कि सेम रोड को 2 ट्रैफिक यूज नहीं कर सकते। आई थिंक इट्स क्लियर। अब ये कैसे मेंटेन करते हैं, वो कैसे मेंटेन करेंगे? एक रेड तो दूसरी ग्रीन, एक अगर एग्जैक्टली दूसरी रेड हो गई तो पहली ग्रीन कर देंगे, है ना? दे आर यूजिंग दिस, तो काम हो सकता। समझ आ गया? 1 वे में कभी देखा ट्रैफिक लाइट लगी हुई? क्यों? वो है सिंगल टास्किंग का एग्जाम्पल। जब टास्क ही एक है तो मैं सिंक्रोनाइज क्यों करूंगा ट्रैफिक को? रिसोर्स भी एक ही है जो आप यूज कर रहे हो। अब 2 वे आ गया, एक ही रोड जो 2 वे जा रही है, दोनों सेम रोड को यूज कर रहे हैं? नहीं कर रहे, तब भी दोनों अलग अलग रोड यूज कर रहे हैं। आप डिवाइडिंग लगाए थे ना बीच में, तो क्या होता है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एग्जैक्टली कोई इंटर क्रॉस करेंगे तो तब जरूरत है, बिकॉज आप दूसरे की रिसोर्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसका मतलब अब अगर मेरे पास 2 रिसोर्स हुए, एक R1 हुआ और एक R2 हुआ, और एक P1 हुआ एक P2 हुआ, अब P1 भी इसको यूज करना चाहता है और P2 इसको यूज करना चाहता है, कोई प्रॉब्लम? कोई सिंक्रोनाइजेशन करने की जरूरत, कोई सेमाफोर लगाने की जरूरत, कोई म्यूचुअल एक्सक्लूजन के साथ लॉकिंग की जरूरत नहीं लगता। क्यों? अब R1 is not shareable and R2 is also not shareable, तो मुझे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। प्रॉब्लम तो तब है ना जब कोई रिसोर्स शेयर करना पड़ रहा है ना? तब प्रॉब्लम आएगी। जब रिसोर्स शेयर ही नहीं करना पड़ रहा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब रिसोर्स प्रीएम्प्टेबल है कि नॉन प्रीएम्प्टेबल है, उसमें ही फर्क पड़ता है। अगर रिसोर्स प्रीएम्प्टेबल निकला तो बीच में रोके किसी को दे सकता हूं? नहीं दे सकता, क्योंकि हो सकता है कि एक प्रीएम्प्टेबल रिसोर्स पे भी मैंने म्यूचुअल एक्सक्लूजन का फंडा लगाया हो। अब एक और पॉइंट आ गया कि रिसोर्स प्रीएम्प्टेबल था तो मैंने कहा था डेडलॉक नहीं होगा, और नॉन प्रीएम्प्टेबल होगा तो क्या होगा, डेडलॉक हो सकता है। बट अब रिसोर्स मेरा प्रीएम्प्टेबल है, बट मैंने एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे क्या लगा दिया, म्यूचुअली एक्सक्लूजन का लॉक लगा दिया। तो जब तक वो एमई के अंदर चल रहा है तब तो किसी और को नहीं मिल सकता, मतलब उतनी देर के लिए इट इज नॉन प्रीएम्प्टेबल, है ना? उतनी देर के लिए इट इज नॉन प्रीएम्प्टेबल। तो किसी अच्छे प्रोसेस, अच्छे रिसोर्स को भी जो प्रीएम्प्टेबल है मैं नॉन प्रीएम्प्टेबल बना सकता हूं। और क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मुझे उतनी देर किसी और की दखल नहीं चाहिए, कोई और उसको एक्सेस नहीं करेगा। बात समझ आ रही बेटा, हाँ या ना? डाउट है कोई? बिग बेस समझ आया कि क्या कर रहे हैं हम इसमें? तो तुम डेडलॉक पढ़ते हो ना, डेडलॉक तो दूर की चीज़ है, पहले ये तो समझो कि प्रोसेस कनेक्शन है क्या, जो तुम्हारे बीसी के सिलेबस में था ही नहीं। ना सेमाफोर्स था, ना मॉनिटर्स थे, ना तुमने पढ़ा एग्जैक्टली कि क्या फंडा होता है, सीधा पढ़ लिया डेडलॉक क्या होता है।
है ना। डेडलॉक तो तब आएगा ना जब तुम्हारे पास क्या होगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसे तुमने अगर याद हो तो उसमें था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेडलॉक, पहला क्या था, दूसरा क्या था, नो प्रीएम्पशन, तीसरा क्या था, सर्कुलर वेट। ये कंडीशंस क्यों हैं, क्योंकि तुमने किसी प्रोसेस को क्या बनाया हुआ है, प्रीएम्प्टेबल से नॉन प्रीएम्प्टेबल, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन की हुई है उस पर। और कैसे की, अब एक झलक देख ली। वो लूप जो हम लगाते हैं ब्लैंक को क्या कर सकता है मेरे लिए, लॉकिंग वाला काम कर सकता है। जब तक वो कुछ नहीं होगा तो उसे अनलॉक नहीं कर पाएंगे। समझ आया, हाँ या ना, कोई डाउट है यहाँ तक? तो बस अभी यहीं रखते हैं। अगली बारी अगला लेक्चर जो हम लगाएंगे प्रोसेस का, उसमें हम करेंगे एल्गोरिथम्स, ठीक है। और आपके सेमाफोर के ऊपर मैंने कहा क्वेश्चन आया ही है CUT के अंदर, जो लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। और वो टॉपिक था प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का। डेडलॉक अलग है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन अलग है। तो पहले आता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, उसके बाद टर्म क्या आती है, डेडलॉक, ठीक है।